हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी चैप्टर 2 अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफेंसेस। सेक्शन 6, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। क्रिमिनल कोड कितने तरह के होते हैं? बिसाइड द हाई कोर्ट एंड कोर्ट्स कंस्टिट्यूटेड एनी अदर अंडर एनी अदर लॉ अदर देन दिस कोड देयर शैल बी इन एवरी स्टेट फॉलोइंग केसेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए हैं, और इसके अलावा अलग अलग लॉ जो किसी स्पेशल मैटर को डील करते हैं, उसके लिए अगर कोई अलग से कोर्ट बनाया जा सकता है। इनके अलावा हर स्टेट क्रिमिनल मैटर्स को डील करने के लिए क्रिमिनल कोर्ट्स बनाएगी, जो अभी बताए जा रहे हैं। सबसे पहला है कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, या अगर मेट्रोपॉलिटन केसेस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। तो किसी भी क्रिमिनल मैटर को डिसाइड करने के लिए क्रिमिनल कोर्ट हर स्टेट में बनाए जाते हैं, जो जिनकी ये चार अलग अलग फॉर्म होते हैं: जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और इसके अलावा कोर्ट ऑफ सेशन। और इन सभी के अलावा एक अलग कैटेगरी होती है जिनको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। इनके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले सेक्शन 7, टेरिटोरियल डिवीजन। ये बोलता है एवरी स्टेट shall be a session division or shall consist of session divisions, and every session division shall for the purpose of this code be a district or consist of district। पूरे स्टेट को अलग अलग सेशन डिविजन्स में बांटा जाएगा, और इसमें ऐसा बनेगा कि एक सेशन डिवीजन एक डिस्ट्रिक्ट, या अगर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स है तो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स को मिला करके एक सेशन डिवीजन बनेगा, और इस तरह के सारे अलग अलग सेशन डिविजन्स को बना करके पूरे स्टेट की बाउंड्री बनेगी। Provided that every metropolitan area shall for the said purpose be separate session division and district। Subsection 2 बोलता है the state government may after consultation with the high court alter the limits or the number of such divisions and districts। स्टेट गवर्नमेंट जब भी चाहे तो हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन करके वो किसी भी डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट के ऊपर उसकी जो एप्लीकेबल एरियाज होते हैं उसको चेंज कर सकती है, उसके लिमिट्स को अल्टर कर सकती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ये बिना हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट किए हुए नहीं कर सकती है। Subsection 3, the state government may after consultation with the high court divide any district into subdivisions and may alter the limits of the number of subdivisions। अभी जिस तरीके से हमने डिविजन्स, सेशन डिविजन्स या डिस्ट्रिक्ट की बात की, उसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सब डिविजन्स आते हैं, और उन सब डिविजन्स को भी स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन करने के बाद ही उसकी बाउंड्री और उसकी जो जहाँ पर उसकी एप्लीकेबिलिटी होती है उसको चेंज कर सकते हैं। Subsection 4, the session division districts and subdivisions existing in a state at the commencement of this code shall be deemed to be formed under this code। ये इस कोड के बनने से पहले हमारी जो पुलिस व्यवस्था है वो 150 साल पुरानी व्यवस्था है, तो उससे पहले जो भी थाना और सेशन डिवीजन और कोर्ट्स ये सब जो बने हुए हैं उनकी को कहीं पे भी ये चेंज नहीं करती, और उन सभी को ऐसे ही माना जाएगा कि वो इस कोड के अंडर बने हैं। Section 8, Metropolitan Areas. State government may by notification declare that as from such date as may be specified in the notification, any area in the state comprising a city or town whose population exceeds 1 million। ऐसा कोई भी स्टेट या सिटी या टाउन उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर सकता है उस एरिया को कि उसको अगर उसकी पॉपुलेशन 10 लाख के ऊपर मायनी है तो उस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया, इस कोड के लिए उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया समझा जाएगा। इस कोड मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत में जहाँ पे भी हम मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करते हैं वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है बाय नोटिफिकेशन, उसको डिक्लेयर करती है किसी भी ऐसे एरिया सिटी या टाउन को जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो। Subsection 2, as from the commencement of this code, each of the presidency towns of the Bombay, Calcutta and Madras and the city of Ahmedabad shall be deemed to be declared under subsection 1 to be metropolitan area। ये चार एरियाज जो प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास एंड अहमदाबाद, इन चार एरियाज के लिए पहले से ही इस कोड में मेंशन है कि ये चारों मेट्रोपॉलिटन एरिया माने जाएंगे। तो अगर कोई यहाँ पे पूछता है आपसे तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे चार टाउन जिनको कि सीआरपीसी बनने समय उनको मेट्रोपॉलिटन एरिया मानती है, उसमें बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद आते हैं। इसमें
दिल्ली, बैंगलोर और ऐसे और चेन्नई, ये चेन्नई मद्रास यहाँ मेंशन है तो चेन्नई हो गया, बट और बाकी कोई भी सिटी नहीं आती है। बट स्टेट गवर्नमेंट, उनको जो हमने प्रीवियस सबसेक्शन में पढ़ा है, स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर सकती है जब किसी भी एरिया के सिटी या टाउन की पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ज़्यादा हो तो एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। The state government may by notification extend, reduce or alter the limits of metropolitan area, but the reduction and alteration shall not be so made as to reduce the population of such area to less than 1 million. स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन चाहे तो या तो इसको बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसके एरिया को एल्टर कर सकती है, बट एल्टर करने का मतलब कि उसका टोटल एरिया सेम रहेगा बट उसका उसकी साइज और उसके पेरीमीटर में चेंज होगा। तो उन सभी को जिस तरीके से चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट उसको बाय नोटिफिकेशन ऐसा कर सकती है, लेकिन कभी भी इसका मेट्रोपॉलिटन एरिया के केस में उसको ऐसा नहीं किया जा सकता है कि उसको 1 मिलियन के नीचे के पॉपुलेशन एरिया पे अप्लीकेबल किया जाए। 1 मिलियन 10 लाख। Subsection 4, where after an area has been declared or deemed to have been declared to be a metropolitan area, the population of such area falls below 1 million. Such area shall on or from such date as the state government may by notification specify in this behalf cease to be a metropolitan area. अगर कभी ऐसा होता है कि किसी सिटी या टाउन की पॉपुलेशन किसी भी ऐसे कारण की वजह से जो भी कारण हो सकते हैं उन सभी के वजह से अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर अगर वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख के नीचे आ जाए तो स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कर सकती है कि ये एरिया अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है। बट नॉट विद सच सीजर एनी इंक्वायरी ट्रायल और अपील जो पेंडिंग होंगे इमीडिएटली बिफोर सच सीजर बिफोर एनी कोर्ट और मजिस्ट्रेट इन सच एरिया शैल कंटिन्यू टू बी डील्ड अंडर दिस कोड। तो अगर जिस वक्त भी ऐसा हुआ कि अगर किसी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया सीज हो गई हो वो, तो उससे पहले के जितनी भी मैटर्स चल रहे थे जिनको कि एज अ मेट्रोपॉलिटन केसेस कोर्ट के केसेस के अकॉर्डिंग डील किया जा रहा था, उन सभी को उसी तरीके से डील किया जाएगा जब तक वो कंप्लीट नहीं होते हैं। जो नए मैटर्स आएंगे उन सभी को ऐसे डील किया जाएगा जो नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया के रूल्स होते हैं। Subsection 5, where the state government reduces or alters under subsection 3 the limits of any metropolitan area, such reduction or alteration shall not affect any inquiry, trial or appeal pending immediately before such reduction or alteration before any court or magistrate, and every such inquiry, trial or appeal shall continue to be dealt with under this code as if such reduction or alteration had not taken place. जो अभी हमने जस्ट अभी बात की, अगर कभी भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया उसको रिमूव करती है टू बी, और ये कोई एरिया अगर सीज करता है एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया रहने से, तो वहाँ पर उन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैटर्स चल रहे हैं उन सभी को इस तरीके से डील किया जाएगा जैसे कि इसका अल्ट्रेशन नहीं हुआ है, ये अभी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया है। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया इन दिस सेक्शन। The expression population means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है बिकॉज अगर हम बात करेंगे पॉपुलेशन की तो हर मिनट के साथ पॉपुलेशन किसी स्टेट का किसी कंट्री का वो बदलता रहता है, वो बढ़ता या घटता रहता है। तो पॉपुलेशन हमारे यहाँ हर स्टेट के लिए इस मैटर्स को डील करने के लिए उसके लिए क्या डिसाइड किया जाएगा, तो जो लास्ट सेंसस हुआ था एज असेंटेड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस, उस मैटर्स के अकॉर्डिंग जितना पॉपुलेशन था उसके अकॉर्डिंग लेके चला जाएगा। यानी आज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 2020 में हमें, लेकिन इसके बावजूद अभी हमारे यहाँ जो सेंसस जो एप्लीकेबल है वो 2011 का है, तो जो पॉपुलेशन किसी एरिया की कंसीडर की जाएगी वो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग की जाएगी। ये था हमारा सेक्शन 8। सेक्शन 9 ऑफ सीआरपीसी, कोर्ट ऑफ सेशन। ये अब हम कोर्ट ऑफ सेशन की बात करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। तो आपको अभी ध्यान होगा हमने थोड़ी देर पहले सेक्शन 7 में बात किया था कि हर स्टेट में हर स्टेट को सेशन डिवीजन्स में डिवाइड किया जाएगा और एक सेशन डिवीजन के अंडर में एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स आ सकते हैं। अब यहाँ पे सेक्शन 9 बोलता है कि हर सेशन डिवीजन के लिए, चाहे वो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए हो या फिर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट के लिए हो, उन सभी सेशन डिवीजन के लिए एक कोर्ट ऑफ सेशन होगा। अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। ये होता है सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1। Subsection 2, every court of session shall be presided over by a judge to be appointed by a high court. हर कोर्ट ऑफ सेशन का एक को प्रिसाइड करेगा एक जज जिसकी अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट किसी को अपॉइंट नहीं कर रही है एज अ जज ऑफ
कोर्ट ऑफ सेशन, यहाँ हाई कोर्ट अपॉइंट कर रहा है। The High Court may also appoint additional session judges and assistant session judges to exercise jurisdiction in the court of session. उसी तरीके से सबसेक्शन 3 ये कहता है कि हाई कोर्ट ही किसी को अपॉइंट करेगा एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज को। ये क्या होते हैं इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसेक्शन 4 द सेशन जज ऑफ द वन सेशन डिवीजन मे बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट टू बी ऑल्सो एन एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिवीजन। कभी किसी रीजन से अगर किसी एरिया में एक एडिशनल सेशन जज की ज़रूरत होती है तो उसके जो नेबरिंग डिवीज़न होता है सेशन डिवीज़न उसके सेशन जज को फॉर अ सर्टेन टाइम हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकती है दूसरे सेशन डिवीज़न का एडिशनल सेशन जज। तो एक सेशन डिवीज़न का जो सेशन जज होता है वो किसी दूसरे डिवीज़न का एडिशनल सेशन जज भी हो सकता है। And in such case he may sit for the disposal of cases at such place or places in other divisions as the high court may direct। और कब किस दिन वो कहाँ बैठेगा, बैठेगा इन द सेंस कि वहाँ कहाँ उसकी हेयरिंग वो लेगा, वो सारी चीज़ें हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। Subsection 5 where the office of the session judge is vacant the high court may make arrangements for the disposal of any urgent application which is or may be made or pending before such court of session by an additional or assistant session judge, or if there is no additional or assistant session judge by a chief judicial magistrate in the session division, and every such judge or magistrate shall have the jurisdiction to deal with any such applications। अगर कभी किसी रीजन से सेशन जज की पोजीशन वेकेंट हो जाए तो हाई कोर्ट अरेंजमेंट करेगी कि जो भी अर्जेंट एप्लीकेशंस आते हैं उनको डील किया जाए किसी भी ऐसे आदमी के द्वारा जो उस सेशन डिवीजन में एज एन एडिशनल सेशन जज या फिर असिस्टेंट सेशन जज के रूप में काम कर रहा हूँ। अगर वहाँ पे कोई एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज नहीं होंगे तो उस केस में उस सेशन डिवीजन में जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम जो होंगे वो उस मैटर्स को इस तरीके से डील करेंगे जैसे कि वो सेशन डिवीजन के जज हो। हम आगे पढ़ेंगे जिसमें आपको ये क्लियर होगा कि सेशन डिवीज़न के मैटर्स के लिए अलग प्रोसीजर होता है। अगर वो असिस्टेंट सेशन डिवीज़न जज के लिए अलग मैटर्स होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए अलग मैटर्स होते हैं। लेकिन ये प्रोविज़न जो बनाया गया है वो इसलिए ताकि किसी भी समय अगर कोई पोजीशन वैकेंट है, उसके वजह से कोई कानूनी प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। Subsection 6 the court of session shall ordinarily hold its sitting at such places as the high court may by notification specify, but if in any particular case the court of session is of opinion that it will tend to the general convenience of the parties and witnesses to hold its sitting at any other place in the session division, it may with the consent of the prosecution and the accused sit at that position for the disposal of the case or the examination of any witness or witnesses। अगर कभी कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ बैठेगा, जैसे हमने कहा कि कोर्ट ऑफ सेशन जज की एक सिटिंग चेयर होगी, वो सिटिंग चेयर का मतलब जहाँ पर जिस जगह बैठेंगे उसी को कोर्ट ऑफ सेशन बोला जाएगा। ये प्लेस ऐसे प्लेस पे होगा या प्लेसेस पे होगा जो कि हाई कोर्ट डिसाइड करेगी बाय नोटिफिकेशन एज द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी खास केस में फॉर अ पर्टिकुलर केस द कोर्ट ऑफ सेशन अगर उनको ऐसा लगता है कि फॉर द जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज या विटनेसेस के को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसा जरूरी है कि नॉर्मल कोर्ट में उसकी हियरिंग ना हो तो वैसे केसेस में कोर्ट ऑफ सेशन डिसाइड कर सकती है कि उसकी हियरिंग कहाँ पे होगी, लेकिन ये विद द कंसेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज्ड होगा, दोनों उसके लिए एग्री करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बहुत सारे अलग अलग मैटर्स जो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस जहाँ पे जिनको बोला जाता है, जहाँ पर कि जो ऑफेंडर किसी जेल में एज ए रिमांड के रूप में रखा गया है वहाँ से उसको कोर्ट तक ले जाना अगर में पुलिस व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी हो सकती है या फिर बहुत हाई सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो इन सभी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स को हटाने के लिए ताकि इतने सब कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा हो सकता है कि जेल में ही एक कमरे में एक टेम्पररी सिटिंग किसी भी सेशन मैटर्स के लिए रखी जाएगी। उस केस में वहाँ पे सेशन जज जाएँगे और उस पूरे मैटर के लिए उस जगह को ही सेशन कोर्ट माना जाएगा, सारी प्रोसीडिंग वहीं पे होगी। लेकिन ये जब भी होगा ये विद द कंसेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज्ड होगा।
Explanation: for the purpose of this code, appointment does not include the first appointment, posting or promotion of a person by the government of any service or post in connection with the affairs of the union or a state, and where under any law such appointment, posting or promotion is required to be made by government. तो यहाँ पे जब भी हम अपॉइंटमेंट की बात की जाती है जो, तो वहाँ पे फर्स्ट अपॉइंटमेंट किसी की जो पोस्टिंग होती है उसकी बात नहीं की जा रही है। वो सारे मैटर्स ऐसे मान के चलेंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। सेक्शन 10, subordination of assistant session judges. All assistant session judges shall be subordinate to the session judge in whose court they exercise jurisdiction. तो इनकी हायरार्की कैसे होती है, अभी ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी आपको प्रीवियस सेक्शन 9 में हमने पढ़ा कि वहाँ पे सेशन जज होते हैं, असिस्टेंट एडिशनल सेशन जज होते हैं, असिस्टेंट सेशन जज होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। इनकी एक डिफाइन हायरार्की होती है। वो हायरार्की यहाँ सेक्शन 10 में डिफाइन की गई है कि किसी सारे असिस्टेंट सेशन जजेस जो होंगे वो एक सेशन जज के अंडर में आते हैं, जिसके एरिया के अंडर, जिस एरिया जुरिस्डिक्शन में होते हैं, तो उस एरिया के, उस सेशन डिवीजन के जो सेशन जज होते हैं उनके सबऑर्डिनेट होंगे सभी असिस्टेंट सेशन जजेस। इसके अलावा द सेशन जज मे फ्रॉम टाइम टू मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद द कोर्स एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द असिस्टेंट सेशन जजेस। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि सेशन जज अपने सेशन डिवीजन के अंदर आने वाले सारे मैटर्स में वो रूल्स बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग असिस्टेंट सेशन जजेस के जो भी काम काज के तरीके का जो रूल्स होगा वो सारा कुछ सेशन जज बनाएंगे। The session judge may also make appointment provision for the disposal of any urgent application in the event of his absence and inability to act. तो सेशन जज ये भी एक प्रोविज़न बनाएंगे कि अगर किसी वजह से वो अवेलेबल नहीं है तो उस वक्त अगर कोई अर्जेंट एप्लीकेशन आता है जिसके लिए वेट नहीं किया जा सकता है उनके वापस आने का, फॉर एनी, अगर वो लीव पर है या इलनेस के वजह से अगर वो नहीं आ सकते हैं, तो उस मैटर्स में कौन एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज उनके जगह पर काम करेंगे, इसका प्रोविज़न भी सेशन जज ही बनाते हैं। और इफ़ देयर इज़ नो एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज, अगर वहाँ पे कोई भी एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज नहीं होंगे तो फिर किस सीजीएम के द्वारा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा या किसी ऐसे जज ऑफ मजिस्ट्रेट जो कि उस एरिया में जिसका जुरिस्डिक्शन होगा, कौन उसका मैटर करेगा, इसके लिए भी हम लोग वहाँ पे जो सेशन जज ने डिफाइन किया रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। इसके बाद आता है सेक्शन 11, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। In every district, not being a metropolitan area, there shall be established as many courts of judicial magistrate of the first class and of the second class, and at such places as the state government, after consultation with the High Court by notification, specify. तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी एरिया जो सीजीएम के या इन द कोर्ट ऑफ जितना भी चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि कितने सारे कोर्ट्स बनाने हैं, लेकिन ये जब भी बनाए जाएंगे ये आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट बनाए जाएंगे, और जब बनाए जाएंगे तो ये बाय नोटिफिकेशन इसको स्पेसिफाई किए जाएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट फ्री है, वो जितने चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लासेस जेएमएफसी के जितने कोर्ट्स चाहे बना सकती है, या जेएमएससी के जितने कोर्ट्स चाहे बना सकती है, लेकिन जब भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो उसको हाई कोर्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा और वो बाय नोटिफिकेशन वो डिक्लेयर करना होता है ऑफिशियल गैजेट में। Provided that a state government may, after consultation with the High Court, establish for any local area one or more special court of judicial magistrate of first class or second class to try any particular case or particular class of cases। ऐसा हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करने के बाद कुछ स्पेशल कोर्ट्स बना सकती है, और वो स्पेशल कोर्ट्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का हो सकता है, जो डील करेंगे किसी खास तरह के केसेस फॉर अ पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस। जैसे अगर अभी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा हुआ है कि स्पीडी ट्रायल्स के लिए जितने भी अलग अलग मैटर्स होते हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाते हैं। तो उस फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए वहाँ पे उसके लिए अलग से स्पेशल कोर्ट होते हैं वो, और उसके लिए अलग से जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अपॉइंट किए जाते हैं, वो उस पे काम करते हैं। एंड जब भी वहाँ पे बनाए जाएंगे तो उन कोर्ट के जो जज होंगे, जो मजिस्ट्रेट होंगे, उनके अलावा लोकल बाकी और जो मजिस्ट्रेट होंगे उनका जुरिस्डिक्शन उस पर नहीं होगा उन मैटर्स को डील करने के लिए। ये बोलता है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11। नेक्स्ट आता है द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। ऐसे जो भी कोर्ट बनेंगे उनके कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, यानी उनका कौन जज होंगे, उस प्रिसाइडिंग जज, वो हाई कोर्ट डिसाइड करेंगी। ठीक है, कोर्ट बनाना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है,
उस कोर्ट के जज को अपॉइंट करना हाई कोर्ट डिसाइड करती है, ठीक है, फॉर अप टू अ सर्टेन लेवल। The High Court may, whenever it appears to be expedient or necessary, confer the powers of a judicial magistrate of first class or second class to any member of judicial service of the state functioning as a judge in the civil court। और जब भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अगर ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे उनके जो पावर्स रहते हैं, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है, वो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी ऐसे आदमी जो जुडिशियल सर्विस में है लेकिन वो काम कर रहा है सिविल कोर्ट के जज के लिए, तो उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के तौर पे। सेक्शन 12, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। In every district not being a metropolitan area, High Court shall appoint a judicial magistrate of first class to be a chief judicial magistrate। किसी भी एरिया में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं होनी चाहिए, उन सभी जगहों पर हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को एज अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यानी अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में 10 जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैं, तो हाई कोर्ट उनमें से एक को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो होंगे उनको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में अपॉइंट करेगी। सबसेक्शन 2 बोलता है हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और इसके अलावा एक सीजीएम के अलावा वो चाहे तो एक या एक से ज़्यादा एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाए सकती है, और इन सभी के जो पावर्स होंगे वो वही होंगे जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के होंगे अंडर दिस कोड और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट। सेक्शन 3A बोलता है द स्टे हाई कोर्ट में डिजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिवीजन एज द सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो अभी हम इसको ऐसे समझते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आते हैं उनमें से किसी एक को सीजीएम बनाया जा सकता है और एक से ज़्यादा एडिशनल सीजीएम बनाया जा सकता है। इसके अलावा सब डिविजन्स के लिए एक सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है और उसके ऊपर में जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सेक्शन में स्पेसिफाई की है वो उसको दी जा सकती है। Subject to general control of CJM, every sub-divisional judicial magistrate shall also have and exercise such powers of supervision and control over the work of judicial magistrate other than the additional chief judicial in the subdivision as the High Court may by general order specify। तो जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे जो किसी सब डिवीजन से बिलोंग करते होंगे, उन सभी के ऊपर उनका सुपरवाइजर होगा जो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एक सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर में जितने भी उस सब डिवीजन में बिलोंग करने वाले जेएमएफसी होंगे या जेएमएससी होंगे वो उसको बिलोंग करेंगे एक्सेप्ट एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और सारे सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो सब सुपरविजन में होंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर में। Section 13, Special Judicial Magistrates. The High Court may, if requested by the central or state government so to do, confer upon any person who holds or has held any post under the government all or any of the powers conferred or conferable by or under this code on a judicial magistrate of the first class or of the second class in respect of a particular case or a particular class of cases in any local area। थोड़ी देर पहले भी हमने इसकी बात की थी कि स्पेशल कोर्ट ऑफ जहाँ बनाए जाते हैं। अब हम बात करें स्पेशल जजेस की, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की। तो हाई कोर्ट अगर कभी ऐसा रिक्वेस्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो किसी भी आदमी पर जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहा है एज अ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, उनको किसी पार्टिकुलर मैटर से डील करने के लिए या पार्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस से डील करने के लिए उनको उस एरिया का जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं होनी चाहिए उसके लिए उनको स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाए जा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने जैसे पढ़ा था कि अगर स्पेशल जो कोर्ट्स होते हैं उनके जो मजिस्ट्रेट होते हैं जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिनको कहा जाता है, उनकी जुरिस्डिक्शन जिन पार्टिकुलर मैटर्स के लिए होती है वहाँ पे फिर उसके लोकल एरिया में जो उनके मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनकी अथॉरिटी उन मैटर्स पे नहीं होती है। जैसे एक्सीडेंटल क्लेम मैटर्स के लिए हम अलग से एक कोर्ट्स बनाया जा सकता है, उस और उसके लिए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइड किए जा सकते हैं। तो जो भी मैटर्स होंगे जो एक्सीडेंट क्लेम से रिलेटेड होंगे वो सारे मैटर्स उसी कोर्ट में जाएंगे। नॉर्मल कोर्ट में वो अगर कोई एप्लीकेंट जाता भी है तो उसको रेफर कर दिया जाएगा कि आप अपने ये आपका राइट कोर्ट नहीं है, इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन उस पर नहीं है, आप उस कोर्ट के पास जाइए। और उस कोर्ट के लिए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं जो जिनको डेजिग्नेट किया जाएगा, जो पहले से किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की कैटेगरी में होने चाहिए और उनको वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं होने चाहिए और उनको सिर्फ उन्हीं तरह के पार्टिकुलर केसेस को डील करने की अथॉरिटी रहेगी।
उस लोकल एरिया में। Provided that no such power shall be conferred on a person unless he possesses such qualification or experience in relation to legal affairs as the High Court may by rules specify। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट किसी को भी वो उस पोजीशन पे नहीं बिठा सकती है। हाई कोर्ट ने जो एक रूल बनाएगी कि किस पोजीशन पे जाने के लिए किसके पास क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए या मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही उस आदमी को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है। Such magistrate shall be called a special judicial magistrate and shall be appointed for such term not exceeding 1 year at a time, as the High Court may by general or special order direct। और जब भी इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है किसी खास लोकल एरिया के लिए, तो उस एरिया पे उनका जो टर्म होगा वो मैक्सिमम 1 साल हो सकता है एक बार में। इनका टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 year एट अ टाइम, यानी उनको रिन्यू किया जा सकता है जितने भी बार चाहा जाए, लेकिन एक बार में 1 साल ही किया जा सकता है। Subsection 3. The High Court may empower a special judicial magistrate to exercise the powers of a metropolitan magistrate in relation to any metropolitan area outside his local jurisdiction। हाई कोर्ट किसी स्पेशल जुरिस्डिक्शन मजिस्ट्रेट को ऊपर वो भी पावर दे सकती है कि वो किसी पार्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन एरिया जो उसके लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर है, उसके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के जो अथॉरिटीज होती है, जो पावर्स होते हैं, वो उनको हाई कोर्ट चाहे तो एम्पावर कर सकती है। ये था हमारा सेक्शन 13। नेक्स्ट आता है सेक्शन 14, लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के कंट्रोल के अंडर ये सारे जजेस का काम होता है। इसके अलावा द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ एरिया विद इन विच द मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 11 और अंडर सेक्शन 13 मे एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स इन विच दे मे रेस्पेक्टिवली बी इन्वेस्टेड अंडर दिस कोर्ट। तो हमने भी पढ़ा था कि सब सेशन डिवीजन के अंडर में एक सेशन जज होते हैं, जो सेशन कोर्ट जो होता है उसके जो सेशन जज होते हैं, उनके ऊपर सुपरविजन होता है अपने अंडर में आने वाले सारे एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जजेस का। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो उनके अंडर में आने वाले सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं। सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर में आने वाले उस सब डिवीजन के लिए जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के हैं वो उनके सुपरविजन में आते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि एक हाई कोर्ट के कंट्रोल के अंडर कोई सीजीएम चाहे तो वो लोकल लिमिट्स किसी भी मजिस्ट्रेट का जो भी अभी ऊपर डिफाइन किया गया, चाहे वो सेक्शन 11 हो या सेक्शन 13 जिसमें स्पेशल मजिस्ट्रेट को डिफाइन किया है, उनके पावर्स क्या होंगे, वो क्या एक्सरसाइज करेंगे, ये वो चाहे तो उसके अकॉर्डिंग रूल बना सकते, वो डिफाइन कर सकते हैं। Provided the court of a special judicial magistrate may hold its sitting at any place within the local area for which it is established। लेकिन अगर किसी सर्टेन मैटर्स के लिए कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी भी प्लेस पर उसकी सिटिंग और हियरिंग की जा सकती है। Subsection 2. Except as otherwise provided by such definition, the jurisdiction and powers of every such magistrate shall extend throughout the district। एक्सेप्ट की जाए अगर कुछ अलग प्रोवाइड किया गया है ना हो, तो फिर जुरिस्डिक्शन और पावर ऑफ जो भी ऐसे मजिस्ट्रेट बनाए जाएंगे उन सभी की अथॉरिटी पूरे डिस्ट्रिक्ट पर होगी। Subsection 3. Where the local jurisdiction of a magistrate appointed under Section 11 or 11th or Section 13 or Section 18 extends to an area beyond the district or metropolitan area, as the case may be, in which he ordinarily holds court. Any reference to this court in the Court of Session, Chief Judicial Magistrate, or Chief Metropolitan Magistrate shall, in relation to such magistrate throughout the area within his local jurisdiction, be construed unless the context otherwise requires as a reference to the Court of Session, CJM or CMM। नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं, सेक्शन 15, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसका सबसेक्शन 1, एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट shall be subordinate to session judge and every judicial magistrate shall subject to general control of session judge be subordinate to चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अभी जो इसकी हम बात कर रहे थे, हर सीजेएम वो सेशन जज के अंडर में होंगे और बाकी जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होंगे वो सीजीएम के अंडर में आएंगे। दूसरा आता है द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स कंसिस्टेंट विद द कोड एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। और हमने पढ़ा था कि जैसे सेशन जज जो होंगे वो डिसाइड करते हैं, वो रूल बना सकते हैं फॉर द डिस्पोजल ऑफ बिजनेस अमंग अदर असिस्टेंट सेशन जजेस। उसी तरीके से सीजेएम जो है वो बाकी सारे मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो उसके उनके अंडर सबऑर्डिनेट होते हैं उन सभी के अंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस किस तरीके से होगा इसके वो रूल्स बना सकते हैं, इसके लिए स्पेशल ऑर्डर्स दे सकते हैं। सेक्शन 16, कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया
जहाँ भी shall be established by as many courts of metropolitan magistrate and at such places as the state government may after consultation with the high court by notification specify। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट के बारे में। अब उसी तरीके से ये सारे सिमिलर मैटर्स अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के लिए। लेकिन इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।